तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट बजट को। तो अगर मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, बजट का मतलब दो चीज़ें होता है। सिर्फ बजट का मतलब समझो, बजट का मतलब होता है कि एक्सपेक्टेड पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब कहाँ से इनफ्लो होगा, कहाँ से रेवेन्यू होगी, कहाँ से इनकम होगा, है ना। और एक्सपेक्टेड ये पैसे एक साल के अंदर हम कहाँ खर्च करेंगे, एक्सपेक्टेड। रियलिटी में क्या होगा ये पूरा साल खत्म होने के बाद हमें पता चलेगा। तो हम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बजट। तो अगर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, बजट का मतलब ये होता है कि आने वाले एक साल में हम कहाँ कहाँ पैसे खर्च करेंगे और वो पैसे कहाँ कहाँ से हमारे पास आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं बजट। अब इस चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट, तो जाहिर सी बात है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आने वाला अगला साल, आने वाला एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट के कहाँ से पैसे आएंगे गवर्नमेंट के पास, और वो पैसे गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड कहाँ कहाँ खर्च करेगी। तो अगर हम मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करें, सिंपल सा लॉजिक, जो आने वाला साल है, एक साल के अंदर गवर्नमेंट के पास कहाँ से कितना पैसा आएगा और वो कहाँ और कितना पैसा खर्च करेगी एक्सपेक्टेड। रियलिटी में कितना करेगी ये हम बाद में देखेंगे। चलो तो अब आ जाते हैं, चलो तो हम बात करें गवर्नमेंट बजट से एनुअल स्टेटमेंट शोइंग द आइटम बाई एस्टिमेटेड मैंने बोला एक्सपेक्टेड, है ना, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, मतलब जो आने वाला ईयर है फिजिकल ईयर। अच्छा मैंने तो बताया था बेसिकली दो तरीके के ईयर होते हैं, अगर हमने अकाउंट्स में पढ़े थे दो तरीके के ईयर होते हैं। एक होता है कैलेंडर ईयर, है ना, जो कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है, और दूसरा होता है जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, और जिसको हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, और जिसको हम कौन सा ईयर बोलते हैं, जिसको हम अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं, जिसको हम फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। और ये जो है कहाँ से शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेकर कब तक शुरू खत्म होता है, 31 मार्च को, है ना। तो हम इसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं और फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। क्लियर। चलो तो दो तरीके के ईयर होते हैं, और गवर्नमेंट फिस्कल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर को फॉलो करती है। चलो तो गवर्नमेंट देखा जाए तो कहाँ कहाँ से उसकी इनकम होगी और कहाँ कहाँ गवर्नमेंट खर्च करेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो चलो तो अब आ जाते हैं, ये है हमारी निर्मला सीतारमन जी, है ना, ये हमें गवर्नमेंट बजट देती हैं, है ना। तो इंडिया में जो है जो डायरेक्टली प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में बजट, है ना, और कौन प्रेजेंट करता है सबको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि हम गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती ही क्यों है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसको इम्पॉर्टेंट भी टिक कर लेना, है ना, कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है ना। देखो जनरली गवर्नमेंट पैसे करती क्या है, देखो क्या समझो, जैसे हम सिटीजन्स होते हैं, एक जना रोड नहीं बनवा सकता, एक जना बिल्डिंग नहीं बनवा सकता, एक जना पूरा देश नहीं चला सकता, चाहे उसके पास कितने ही पैसे क्यों ना हो। तो एक मैकेनिज्म है जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं, वो सबसे टैक्स लेती है, वो सबसे एज अ टैक्स पैसा लेती है, थोड़ा अमाउंट करके, और उन सारे अमाउंट्स को वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए क्या करती है, काम करती है। अच्छा टैक्स किसके बेसिस पर लेती है, बेसिकली दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है आपकी इनकम का, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, कम है तो कम टैक्स लगेगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो सबके लिए सेम होता है ना, चाहे आप अमीर हो तो भी आपको उतना ही जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे आप गरीब हो तो भी आपको उतना ही जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये जो है इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए सेम होता है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली आपके प्रपोर्शन में रहता है आपकी इनकम के। चलो तो गवर्नमेंट बनाती क्यों है बजट, ये आ जाते हैं, ये हमारा जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो पहला जो है वो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या, कि गवर्नमेंट, देखो जस्ट टेक एन एग्जांपल, 2020 में अगर देखा जाए तो कोविड आया, है ना। अब 2020 से पहले हम बात कर रहे थे कौन सी ट्रेन की भाई, बुलेट ट्रेन की, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कि हमें बुलेट ट्रेन चाहिए, हमने बुलेट ट्रेन के लिए बजट रखा, क्योंकि उस टाइम पे बुलेट ट्रेन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब आ गया 2022 आ गया, 2022 में कोविड चल रहा है,
कोविड चल रहा ना, अब कोविड चल रहा है, कोविड मतलब ख़त्म ही हो गया, लेकिन कोविड 21 का मान लो, चलो 2021 में कोविड आ गया, तो हमारे लिए अब बुलेट ट्रेन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ अभी लोगों की जान बचाना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। तो भले 2020 में कुछ और इम्पोर्टेंट रहा होगा तो हमने अपने रिसोर्सेज वहाँ लगाए होंगे, लेकिन अब 2021 में हमारे लिए वैक्सीनेशन और कोविड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके कंपैरेटिव? बुलेट ट्रेन के कंपैरेटिव। तो हम ये जो बुलेट ट्रेन में पैसे लगाने वाले थे या जो बचे हुए बुलेट ट्रेन के पैसे, वो कहाँ लगाएंगे? वैक्सीनेशन में। तो हमने अपने रिसोर्सेज को क्या किया? रीअलोकेट किया, वहाँ से जहाँ हमें ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर जहाँ इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो इसीलिए हम सबसे पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बजट का, वो क्या होता है? रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर? अब आ जाते हैं दूसरा। अब रिसोर्सेज कैसे वो रीअलोकेट कर सकता है? पहली बात, वो गुड्स को वो खुद प्रोड्यूस करे या सर्विसेज को खुद प्रोड्यूस करे जो प्रॉफिट के लिए नहीं है। जैसे ये देखो स्वच्छ भारत अभियान, ये ज़्यादा हमारे लिए मान लेते कोई भी पर्सन जो होगा, जैसे कोई भी पर्सन होगा वो सफाई पे थोड़ी ना पैसे खर्च करेगा, प्राइवेट सेक्टर वाला तो, क्योंकि सफाई कराने में थोड़ी ना उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, वो जो इससे रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सरकार खुद ही क्या करेगी? प्रोड्यूस करेगी, है ना। फिर आ जाते हैं रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी इन इनकम एंड सब फिर ब्लर हो गया, बहुत ज्यादा ब्लर है। और एक मिनट, मोदी जी जो गवर्नमेंट ने बताया उसके ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेज कैसे करते हैं उनको बताना है। पूरे सुन रहा था। चेक अब ठीक हुआ? मुझे दिख रहा होगा। नहीं सर, अब होगा, 5 तक गिनो, हो जाएगा। हुआ? नहीं हुआ सर, 8 तक गिन लिया था। होगा, भगवान पे रखो कुछ। सर हुआ था फिर खराब हो गया। अब सब और ज्यादा ब्लर हो गया। यार हम परेशान हो गए इंटरनेट की वजह से। सर वहाँ का अच्छा होगा, यहाँ का खराब है। बाकी लोग से पूछे ना। दूसरे लोगों को अच्छे दिख रहा है। सोनल भैया ब्लर है पर समझ में आ रहा है। नहीं, एक्चुअल सर में यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लर है, समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में हो गया ठीक, सर क्लियर भी है, समझ में भी आ रहा है। ठीक हो गया। आपका ही खराब था। ठीक है। चलो इधर देखो, एक्चुअल में ना वो बहुत बड़ी स्क्रीन है इसीलिए थोड़ा ब्लर दिखता है ना, है ना। तो आ जाते हैं रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, लोगों में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे अगर हम बात करें एक एवरेज सिटी, जैसे आपको, जैसे इंडिया का एग्जैक्ट फिगर है ना, 95% जो वेल्थ है ना इंडिया की, वो सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास है, और 5% वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? 95% लोगों के पास है। मतलब तुम सोचो 95% वेल्थ सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास है, कितने अमीर और गरीबों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो सरकार क्या करती है? बजट के थ्रू जो रिच पीपल है उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है, और ये वाला टैक्स कन्वर्ट कर देती है किसके? ये वाला टैक्स किसको? एज अ पुअर को सब्सिडीज में दे देता है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, अगर हम देखो इसको थोड़ा सा, अगर हम तुम्हें डिटेल में समझाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है, देखो अगर हम बात करें इसको ऐसा कैसे कर सकते, देखो जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक रिच है एक पुअर है, ठीक है। रिच की इनकम मान लेते हैं 100 रुपीज़ है और पुअर की इनकम 10 रुपीज़ है, ठीक है। अब मान लो सरकार आई नहीं, मान लो सरकार बजट ही नहीं बनाती, उसने कहा जो रिच है रिच रहने दो, जो पुअर है वो पुअर रहने दो। तो सरकार ने क्या किया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन है इनकम का वो है 90 रुपये का। अब सरकार आई, सरकार ने बोला रिच, तुम रिच हो, अब तुम्हें 30% टैक्स देना है। तो सरकार ने ये 30% टैक्स ले लिया। अब रियलिटी में रिच की इनकम कितनी हो गई? 70 रुपये। और ये जो 30% इसने एज अ टैक्स लिया, ये जो है वो पुअर को एज अ सब्सिडीज दे देती है।
एज अ सब्सिडीज़ कैसा, मान लेते हैं सस्ता खाना दे दिया, है ना, उनकी फ्री एजुकेशन दे दी, तो 30 रुपये हम उन्होंने एज अ सब्सिडीज़ दे दी। तो अब रियल इनकम की बात करें, नॉमिनल इनकम अभी भी इन दोनों की क्या है 100 और 10, अगर रियल इनकम की बात करें तो जो रिच है उसकी रियल इनकम 70 है और इसकी जो है वो कितनी है 40। तो देखा जाए तो अब जो इनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है सरकार के आने के बाद, वो कितने कितने रुपए का इनकम बचा बेटा, कितने देखो कितने रुपए का डिफरेंस बचा, 30 रुपीज़ का। मतलब तुम देख पाओगे कि सरकार के आने के बाद इनका जो डिफरेंस था वो 3 गुना कम हो गया सिर्फ सरकार के आने से। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सरकार ने गरीब और अमीर के बीच में क्या किया, इनइक्वालिटी को क्या किया बेटा, इनइक्वालिटी को क्या किया बेटा, कम किया। क्लियर, तो समझ में आ गया। तो जो इनइक्वालिटी है इनकम और वेल्थ में अमीर और गरीब के बीच में, उसको क्या करते हैं, बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, कम करते हैं। अमीरों के ऊपर टैक्स लगाते हैं और गरीबों को वही एज अ सब्सिडी क्या करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। जैसे ये होता है ना, देखो जैसे ये दिया हुआ है, कपिल शर्मा जो है उसको टैक्स देना पड़ेगा और जो गरीब महिला है उसको 3 महीने का फ्री सिलेंडर दे दिया, फ्री एजुकेशन दे दिया, हाँ, जा गरीब टू ऐश कर, है ना। चलो अब आ जाते हैं, ये देखो तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा, अच्छे दिन, है ना। चलो अब आ जाते हैं ये तीसरा जो पॉइंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। मान लो सरकार नहीं होती तो कितना भी इन्फ्लेशन होता उसको कौन कंट्रोल करता, है ना। मान लो सरकार नहीं होती, कितना भी डिफ्लेशन होता उसको कौन कवर करता। मान लो सरकार नहीं होती, किसी के पास भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो उसको कौन देखता। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर बहुत इन्फ्लेशन हो गया तो कंज्यूमर को नुकसान, और अगर बहुत डिफ्लेशन हो गया तो प्रोड्यूसर को नुकसान। तो हमारी जो इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल कौन करता है, सरकार। तो हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है पूरे गवर्नमेंट बजट का, कि हम इसीलिए बजट को क्या करते हैं, बनाते हैं, है ना। जैसे आता है ना इन्फ्लेशन जो आता है, खर्च नहीं करना है ना, तो सरकार क्या करती है, बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देती है, तो जैसे हमें चीज़ें महंगी लगने लगती तो हम खर्च नहीं करते, हैं ना। हमारे मोदी जी देखो कह रहे हैं कि खर्च नहीं करना, और डिफ्लेशन है जी खोल कर खर्च करो, है ना। जैसे अभी कोविड में आया था ना डिफ्लेशन, फ्री में लोन बांटा था उन्होंने बहुत ज़्यादा, है ना, और उसके बाद उसके कारण इन्फ्लेशन हो गया, तो अब उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट क्या किए, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। फिर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब जो पब्लिक के बिजनेसेस हैं, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट के जो बिजनेसेस हैं, जैसे गेल, HP, है ना, भारत पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम, है ना, ये जो सारे बिजनेसेस हैं वो पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं। इनके जितने भी पैसे खर्च होते हैं वो सरकार के खजाने से ही निकलते हैं, है ना। तो इनको मैनेज, क्योंकि सोचो अगर पेट्रोल पंप बंद हो जाए, तो अगर कोई बोले कि पेट्रोल पंप में प्रॉफिट नहीं, हम तो बंद कर रहे हैं, तो क्या इकोनॉमी रुक जाएगी इसकी वजह से। तो इसीलिए सरकार को ये सारे इंटरप्राइजेस चलाने पड़ते हैं। जैसे रेलवे, आपको पता है ना, अगर मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे आपसे जो भी पैसेंजर होते हैं उनसे सिर्फ और सिर्फ 57% कॉस्ट कवर करता है। मतलब प्रॉफिट तो ठीक है, 57% कॉस्ट कवर करता है। मतलब अगर आप कहीं जाते हो, रिजर्वेशन कराते हो 100 रुपीज़ का, है ना, तो अगर 100 रुपीज़ का एक्चुअल में उसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 57 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे, है ना। बाकी रिमेनिंग जो है वो सरकार की जेब से जाता है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर होता तो क्या इसको करता, ऑफकोर्स की बात है, नहीं करता, तो वो तो रेलवे ही बंद कर देता। तो लेकिन अगर रेलवे बंद हो गई तो इकोनॉमी बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसीलिए उनको मैनेज करने के लिए भी हम उसके पैसे कहाँ से लाते हैं, बजट से लाते हैं, और इसीलिए हम बजट बनाते हैं, है ना। देखो अजय ये आ गया, देखो गवर्नमेंट स्टेक इसमें 57% है ना। तो और LIC वो भी गवर्नमेंट की कंपनी है, तो टोटल, अच्छा हालांकि अभी LIC का जो स्टेक है वो SBI में और बढ़ने वाला है, हो सकता है। चलो अब आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी इकोनॉमी, अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सीधा GDP से है। अगर GDP ग्रो कर रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। GDP ग्रोथ रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़। कोई मुझे बताएगा रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या होती है, फिर अपन इसको आगे करें। कोई मुझे बताएगा रीजनल डिस्पैरिटीज़ क्या होती हैं। सर रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब सिक्किम में मतलब अच्छी वो है, एग्रीकल्चर अच्छा है, राजस्थान में कम अच्छा है, ये। हाँ वेरी गुड। यहाँ हम इसको ये भी बोल सकते हैं
कि कुछ शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और कुछ शहर बहुत कम डेवलप हैं, है ना। तुम देख लो, मुंबई में चले जाओ, जगह रखने को जगह नहीं है ना, मतलब पैर रखने को जगह नहीं है ना, लेकिन मतलब सारी चीज़ें टॉप क्लास की, है ना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हम बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। लेकिन गांव में चले जाओ कि एक पक्का घर भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे, है ना। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, वहाँ 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, है ना। तो इसको जो डिस्पैरिटीज़, मतलब इन दोनों में जो चेंजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज़। तो सरकार क्या करती है, इनको कम करने की भी कोशिश करती है। कैसे कम करने की कोशिश करती है, जैसे अगर आप विलेज में कोई फैक्ट्री खोलते हो तो वो आपको क्या करेगी, चलो कह देगी कि चलो 3 साल तक टैक्स नहीं भरना, है ना, कह देगी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे देंगे, है ना, आप किससे टैक्स नहीं लेंगे, ताकि क्या हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री विलेज में लगाएं और गांव का भी विकास हो पाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्पैरिटीज। क्लियर।